नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। रोज की तरह मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज तारीख है 6 मई 2024 और कल 7 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव होगा। बिहार में 5 सीटों पर, पहले 9 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। तो आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चुनाव प्रचार तो कल ही खत्म हो गया, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जो 24 घंटे होते हैं या 48 घंटे होते हैं, इसमें वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिलता है कि प्रचार बंद, अब मतदाताओं का मिजाज क्या बन रहा है, उनकी गोलबंदी कैसे हो रही है और कौन कौन से मैसेज हैं जो बहुत तेजी से डिलीवर हो रहे हैं। देखिए, 5 लोकसभा क्षेत्रों में कल जहां चुनाव होना है, वे लोकसभा क्षेत्र है मधेपुरा, जिसके बारे में कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। खगड़िया, यह भी एक इंटरेस्टिंग लोकसभा क्षेत्र है। झंझारपुर, सुपौल और अररिया। तो यदि हम शुरुआत करना चाहें मधेपुरा से, जिसके बारे में हमने कहा कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, यहाँ दो यादव ही लड़ रहे हैं। जेडीयू के मौजूदा सांसद दिनेश चंद्र यादव और उनके सामने एक नए उम्मीदवार को। देखिए, हमने पहले यह कहा है कि वहां लड़ाई नहीं दिख रही थी। प्रोफेसर चंद्रदीप को तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार बनाया, क्योंकि हमें और आपको जानकारी है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पप्पू यादव को पूर्णिया की जगह मधेपुरा भेजना चाहते थे, लेकिन वे गए नहीं। ऐसे में वहां उम्मीदवार का अकाल था और फिर इस तरीके से उम्मीदवार का चयन हुआ। प्रोफेसर चंद्रदीप, जो पटना के कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर है, उनके पिता रमेंद्र कुमार रवि उनकी प्रतिष्ठा रही है। तो पहले मधेपुरा में चुनाव एक तरफा दिख रहा और एक तरफा इस रूप में दिखने लगा कि दिनेश चंद्र यादव, जो जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं, वे भी बिल्कुल निश्चिंत बैठ गए थे। अरे, हमें तो जीतना ही जीतना है, हमें कौन रोक लेगा। लेकिन जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, आज हमने सुबह मधेपुरा में लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा ऐसी बात नहीं है, भले जीत जाए लेकिन लड़ाई तो हो गई। और ये लड़ाई कैसे हो गई? देखिए, जिस बीमा भारती ने अपना प्रदर्शन पूर्णिया में नहीं दिखाया, बीमा भारती के नाम पर गंगोता मतों की सेंधमारी मधेपुरा में हो रही है। मुकेश सहनी मल्लाह वोटों की सेंधमारी कर चुके हैं मधेपुरा में। कितने प्रतिशत हम ये नहीं कह रहे। चंद्रहास चौपाल, जो चुनाव लड़ रहे हैं सुपौल से, उनकी जाति के मतों में। और मधेपुरा का इतिहास हम और आप जानते हैं कि मधेपुरा में जेडीयू का कैंडिडेट, चाहे शरद यादव हो, चाहे दिनेश चंद्र यादव हो, वे यादव मतों के अधिक मिलने से चुनाव नहीं जीतते। यादव तो कम ही मिलते थे, अति पिछड़ी जातियों का मत अधिक मिलता था। और फिर आज हमने यह भी सुना कि लोग कह रहे हैं कि दिनेश चंद्र यादव ने काम क्या किया। तो पिछले 48 घंटे से दिनेश चंद्र यादव के पसीने छूट रहे। फिर से हम कह रहे हैं, फैसला क्या होगा हम नहीं जानते। फासला कम होगा, इस बात का अनुमान भी कर सकते हैं। लोगों ने याद दिला दिया कि संजीव झा, जो सहरसा के विधायक हुआ करते थे, सहरसा के मेयर का चुनाव था, दिवंगत संजीव झा की पत्नी मेयर का चुनाव लड़ रही थी और दिनेश चंद्र यादव की पत्नी भी मैदान में आ गई। वहां के ब्राह्मणों ने, वहां के राजपूतों ने जाकर दिनेश चंद्र यादव से कहा था कि आप इस चुनाव को छोड़ दीजिए, आप सांसद तो हैं ही, क्यों लड़ा रहे हैं अपनी पत्नी को। लेकिन वे माने नहीं और चुनाव लड़ा दिया। परिणाम यह निकला कि दिनेश चंद्र यादव की पत्नी को लोगों ने मुकाबले में ही नहीं रहने दिया और संजीव झा की पत्नी चुनाव जीत गई। तो मधेपुरा में भी अजीत जी, चुनाव वन साइडेड नहीं रहा, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हाँ, यहां तो जीतते हैं। अजीत जी, देखिए क्या है ज्ञानेश्वर जी की चुनाव एकदम आमने सामने का चुनाव है और इस जी, बार आरजेडी जिस अंदाज में चुनाव लड़ रही है उसकी वजह से वही एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग जब भी चर्चा कर रहे हैं हर सीट पर ये चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव में कांटे की टक्कर हो गई या मुकाबला हो गया, एक तरफा चुनाव नहीं हुआ। और जी, ये बात इसीलिए है क्योंकि आरजेडी पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक होकर के चुनाव लड़ रही है, आमने सामने का चुनाव है, कैंडिडेट्स की अपनी एंटी इनकम्बेंसी है जिसका जवाब देना है, सरकारों की अपनी एंटी इनकम्बेंसी है जिसका जवाब देना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और जितने आपने बताए जो लोकल फैक्टर्स हैं वो भी इसको इसमें एड ऑन हो रहे हैं कि मेयर के चुनाव में जो माथापच्ची हुई, जो बदमजगी हुई,
उसका असर कुछ हो सकता है, एक एक खास तबके के मतदाताओं पर उसका असर हो सकता है। और ये कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। ज्ञानेश्वर जी, ऐसा नहीं है मधेपुरा अपवाद है। जी, देखिए, हम पूर्वी चंपारण से जहां आते हैं, वहां भी मोतिहारी के मेयर के चुनाव में सांसद महोदय ने जिसको खड़ा किया था, लोगों ने बिल्कुल। हरवा दिया उसको। प्रकाश तो अस्थाना वो को हरवा दिया। प्रकाश अस्थाना को हरा दिया। वो जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और जी। एकदम नया आदमी आया, उसकी पत्नी को लोगों ने मदद कर दी, चुनाव जीत गए। हुँ, देवा हुँ। गुप्ता की पत्नी प्रीति कुमारी। तो ये कई जगह ये देखने को मिला है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में मुंह की खानी पड़ी है एमपीज को। हुँ, एमएलसी के जी, चुनाव में लोग हारे हैं एमपीज की तमाम मदद के बावजूद। तो वो एक फैक्टर है जो संजीव झा का जो की पत्नी का जो फैक्टर हुआ था दिनेश चंद्र यादव की पत्नी के साथ। इसमें हमारा एक एक मत ये है कि जी, इस तरह के जो जितने लोकल फैक्टर्स होते हैं, वो वो माइल्ड हो जाते हैं लोकसभा चुनाव की जब बात आती है, क्योंकि लोकसभा बिल्कुल। चुनाव एक बड़े नैरेटिव पर चला जाता है। जी। विधानसभा चुनाव में भी जो चीजें रहती हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। हुँ, इसलिए हम लोग उस नजरिए से नहीं इसका विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, अभी पूरे अगर मधेपुरा का विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 6 में से एक मधेपुरा सीट है विधानसभा की जो आरजेडी के पास। जी, जबकि आरजेडी ने इतनी सीटें जीती हैं, 80 विधायक हैं अभी भी उसके, 80 के करीब से हो गए थे विधायक, और जीती भी थी 75 के करीब सीटें उसने। लेकिन मधेपुरा जैसी जगह पर सिर्फ एक सीट मिली, मधेपुरा, जहां से चंद्रशेखर जीते। हुँ, बाकी 5 सीटें जेडीयू बीजेपी की गई, जो विधानसभा में सहरसा हो, महिषी हो, ये सब सीटें चली गई आरजे आनंद मतलब अग्रवाल, जी, जेडीयू जी, बीजेपी को। तो हुँ, ये उस एंगल से भी हम लोग इसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हुँ, विधानसभा में जो फैक्टर्स थे वो लोकसभा में नहीं होंगे। जी, लोकसभा चुनाव एकदम लोकसभा के और बड़े जो नैरेटिव बन रहे हैं उन पर उसका विश्लेषण करने की जरूरत है। और ये हम लोगों ने हमेशा देखा है। देखिए, ये बैटल ग्राउंड है जो आपने कहा, रोम पोप का और मधेपुरा मधेपुरा पोप का, पोकर। ये बैटल ग्राउंड है। और इस देश के नहीं, मतलब इस मधेपुरा के नहीं, बिहार के नहीं, इस देश के दो सबसे बड़े जो यादव नेता हुए, वो 4 बार टकराए हैं उस सीट पर, वहां 5 बार जी, टकराए हैं वो लोग। और वो हुँ, लोग 6 बार उन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है उस सीट को, शरद यादव और हुँ, लालू यादव। हुँ, 1991 से लेकर के 2004 तक के चुनाव में लगभग 1.5 दशक यही दोनों नेता लड़ते रहे हैं जी। मधेपुरा से। शरद यादव और जीते 2 बार। मैंने तो एक चुनाव में देखा अजीत जी कि शरद यादव ने अपनी हार मान ली थी। हाँ, वे हाँ, चुनाव 99 को का चुनाव था। काउंटरमैन कर हाँ, वे चुनाव को काउंटरमैन करने की मांग कर रहे हाँ, थे हाँ, कि लालू यादव ने सारे बूथ लूट लिए, तब कब्जा कर लिया। सुभाष यादव भी थे, साधु हाँ, यादव भी थे, हाँ, लेकिन चुनाव काउंटरमैन नहीं हुआ था और जब मतगणना हुई तो शरद तो यादव बढ़त हो चुनाव गई। जीत गए थे और लालू यादव हार गए थे। हार गए। ये 1999 का चुनाव है, हम सब लोग जी, बड़ा कीनली और क्लोजली उसको फॉलो कर रहे थे। और जी, उस चुनाव में उन्होंने ये दरी दरी बिछा करके और धरने पर बैठ गए थे, शरद यादव बिल्कुल जी मैं के वही चुनाव था। कैंसिल करिए। और जी, जब जब बढ़त होने लगी उनकी, जब वो आगे निकलने लगे, तो दरी उठा करके सब लोग अपने अपने घर चले गए, चुनाव जीत गए वो। तो ये जी, 99 का इलेक्शन था। हुँ, तो उसके बाद फिर 2004 में उसका बदला लिया लालू यादव ने। 2004 में लालू यादव जीते उस सीट से, जब जी। वो एक सीट से हार गए थे। नहीं, उस समय तो नहीं, उस समय तो मधेपुरा दोनों में जीत ही दोनों गए थे। जगह से जीत गए थे। जीत गए थे, उन्होंने हाँ। मधेपुरा छोड़ दी थी, फिर पप्पू यादव को भेजा था। हाँ, वही मधेपुरा में फिर वो दोनों सीट पर जीत गए थे। 9 में एक सीट हार गए थे जी, मधेपुरा वाली, और फिर वो एक दूसरी सीट जीते थे, वो एक सीट हार गए थे जी। हुँ, 2009 में। तो वो लालू यादव और शरद यादव लगातार लड़ते रहे हैं उस सीट पर। हुँ, और 1900 और 4 बार शरद यादव ने और 2 बार लालू यादव ने उस सीट को रिप्रेजेंट किया है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट सीट है और कितनी बड़ी सीट है, वहां के लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और जी, वहां के लोग किस तरह का कैंडिडेट खोजते हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम तो आंकड़ा देख रहे थे चुनाव का, जब हम लोग इन 5 हर चरण का जब हम लोग देखते हैं, यहाँ हुँ। पिछले चुनाव में नोटा चौथे स्थान पर था। हाँ, दिनेश चंद्र बिल्कुल। यादव, और उसके बाद शरद शरद यादव और यादव, पप्पू पप्पू यादव यादव, और चौथे स्थान पर और नोटा। चौथे स्थान पर नोटा था। जी, 34-35 हजार या 40 हजार के करीब नोटा को वोट दिया था लोगों ने। हुँ, इसका मतलब तीनों में से कोई कैंडिडेट हमको अच्छा नहीं लगा। तो लोगों की कुछ और डिमांड भी होती है। ये एक मधेपुरा के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वहां के यादव भी खूब, मतलब संपन्न, सम्रांत, पढ़े लिखे, जी, विद्वान लोग हैं। वहां के बिल्कुल। बीपी मंडल की हुँ, जमीन है वो। तो इस वजह से वहां का डायनेमिक्स बिल्कुल दूसरा होता है। एक और चीज हम ध्यान दिलाना चाहते हैं इस मामले में, जो आपने कह दिया है पहले, कि जी, यादव वोट मिलने से नहीं जीतता है जेडीयू बीजेपी का कैंडिडेट। हुँ, यादव वोट तो आरजेडी को मिलता ही है, जो उसका ट्रेडिशनल वोट है। अति पिछड़ा का वोट जो है, और उसमें भी हमने ये आंकड़ा देखा, देखिए 54% के करीब वोट आया हुआ है पिछली बार इनको, दिनेश चंद्र यादव को जी, 54%। आप हुँ, 14 का चुनाव देखिए, जब ये दोनों अलग अलग लड़े थे, हुँ, जेडीयू और बीजेपी दोनों अलग अलग लड़े थे, तब भी दोनों को मिलाकर के 54% वोट था।
बिल्कुल। 30% जेडीयू को वोट आया था और और 24% बीजेपी को वोट आया था। बीजेपी को आया था। जी, तो बीजेपी का भी जो 24% वोट है, उसका मतलब वो वोट तो है, वो बेस है, जो 14 में भी नहीं गया, 19 में भी नहीं गया, 24 में भी वो आ सकता है। जी। तो ये 1% वोट का एक बेस है जो दो चुनाव में हम लोगों ने देखा हुआ है वहां। तो वो इस वजह से कुछ अति पिछड़ा का वोट हो सकता है कि जाए, चूंकि हम लोग देख रहे हैं मुकेश सहनी का फैक्टर इस बार ज्यादा काम कर रहा है। पिछली बार हुँ, भी थे, पिछली बार भी तो वो इसी अलायंस में थे, आरजेडी के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तब इतना बड़ा फैक्टर नहीं था, तब वो एक नेता के तौर पर उस तरह से नहीं मर्ज हुए थे जैसे अभी जी, हो गए हैं। हुँ, तो वो कुछ वोट का नुकसान हो सकता है, वो करें। लेकिन मधेपुरा में जो वोट, जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस क्षेत्र की, कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है, उसके हिसाब से 54%, 55% वोट पर जेडीयू बीजेपी है। और जी, आरजेडी का वोट उससे बहुत कम है, सब्सटेंशियली, मतलब 28-27-28%, 29% वोट पर हुँ। बीजेपी है। दुगने का फर्क है। तो वो फर्क, छोटी छोटी चीजों से कुछ चीजें ऐड ऑन होंगी, जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि अंतर कम हो जाए, जीत हार का अंतर पिछली बार हाँ, 3 लाख मैंने कहा वोट ना, नतीजे का अनुमान हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन नहीं लगा लड़ाई रहे हैं। हो गई और हाँ, फासला बहुत कम हो सकता है। फासला कम हो सकता है, चूंकि अत्यंत पिछड़ा का कुछ वोट हो सकता है अलग जाए, मुकेश सहनी का वोट कुछ मुकेश सहनी की वजह से टूटे, यादव की का कुछ ज्यादा पोलराइजेशन हो जाए पहले के मुकाबले, जी, क्योंकि ये कई मंडल, फैक्टर हो गलगोटा गए हैं और बीमा चौहान। भारती का। हाँ, और हुँ, ये इनके बारे में एक छवि है, जैसे पिछली बार जो नोटा का वोट था, वो हमको लग रहा है कि इस बार नोटा को नहीं जाकर के कुमार चंद्रदीप को जा सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है, प्रोफेसर हुँ, आदमी है, और प्रोफेसर रमेंद्र कुमार रवि के बेटे हैं। तो एक जैसे अब नोटा का वोट था, जिन लोगों को तीनों में से कोई पसंद नहीं आ रहा था, उसको हो सकता है कुमार चंद्रदीप इस बार पसंद आए। तो वो कई फैक्टर ऐसे हैं। इसके बावजूद हमको अभी जो पिछला जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है मधेपुरा की, वो ये है कि जेडीयू बीजेपी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में वहां है। नहीं, बीमा बिल्कुल वो भारती ठीक का। कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैंने दिनेश चंद्र यादव के एक समर्थक से पूछा, जो आज नाराज दिख रहे थे कि उनके आपके सांसद का काम क्या रहा, उपलब्धि क्या रही है? तो उन्होंने कहा कि श्राद्ध में आते रहे हैं। तो ये बड़ी जब चीज कोई होती है बिहार में। हाँ, जब कोई मरता है तो श्राद्ध में आ जाते हैं। हाँ, तो बाकी ये काम तो बड़ी गिना चीज। नहीं पाए। फिर बता रहे थे मधेपुरा में कोई ओवरब्रिज बन रहा है, उसके कारण भी क्या समस्याएं हो गई हैं, नहीं हो गई। खैर, ये मधेपुरा, देखिए, वहाँ फासला घट सकता है, नतीजे शायद 2019 की तरह ही हों, लेकिन हाँ, जो दिखाई पड़ रहा था कि लड़ाई एक तरफा है, वो लड़ाई एक तरफा वो नहीं नहीं। रही है। हाँ, दिनेश चंद्र यादव को भी जवाब देना पड़ रहा है। वे घर में सोए हुए चुनाव नहीं जीत सकते हैं, यह मधेपुरा बता रहा है। खैर, आगे चलते हैं खगड़िया। खगड़िया के बारे में पता है कि महबूब अली कैसर को टिकट मिला नहीं, और 2019 में मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहे थे, वे भी मैदान में नहीं आए। वे महागठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। दो उम्मीदवार यहां से, एलजेपी की सीट, राजेश वर्मा, जो चिराग पासवान के दोस्त हैं, जाति से वैश्य हैं, उन्हें टिकट दिया गया। और उनके सामने सीपीएम से, इंडिया ब्लॉक से, संजय कुशवाहा है। अब देखिए, यहां लड़ाई अलग तरीके से फंसी। महबूब अली कैसर भी आरजेडी में चले गए। और जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, चुनाव प्रचार खत्म होते होते हमने ये देखा, जो आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का जो दृश्य होता है, जो नैरेटिव तय होता है, वो बड़ा हो जाता है। वो मुद्दा खत्म हो गया, कौन बाहरी कौन भीतरी। और कहा जा रहा था कि यहाँ देखिए, यहाँ कुर्मी भी कुछ नाराज हैं, कुशवाहा भी कुछ नाराज हैं। लेकिन इस चुनाव को एनडीए के पक्ष में लाने के लिए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने अपना चुनाव बनाया। जहां कुर्मी और कोयली थे, वहां उनसे पूछा गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको अच्छे नहीं लगते? हट जाएंगे तो अच्छे लेंगे। सम्राट चौधरी ने रोड शो किया, आपको एक सांसद चाहिए कि भविष्य का मुख्यमंत्री चाहिए? हुँ? और देखिए, खगड़िया में एक परबत्ता में एक गांव है जो कुशवाहा जाति का गर्व माना जाता है। कहा जाता है कि वहीं से संदेशा निकलता है, महद्दीपुर। तो महद्दी, सम्राट चौधरी के शो के बाद महद्दीपुर से संदेशा गया, मैसेज मैसेज पास ऑन हो गया कि नहीं, भविष्य का मुख्यमंत्री चाहिए। और फिर देखिए, दूसरी बात भी वहां कई तरीके की बातें हो गई। यदि इंडिया ब्लॉक की भी बात करें, देखिए, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से जीते हुए सांसदों की संख्या में अधिक यादव है। कुशवाहा भी जीते हैं, शकुनी चौधरी भी जीते थे, रेणु कुशवाहा जीती थी। और यादव कभी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते, भविष्य की दावेदारी। 2019 में भी मुकेश सहनी लड़े थे, तो अंतिम समय में यादवों ने दगा दे दिया था, ताकि 2024 में दावेदारी बनी रहे।
रणबीर यादव हो, पूर्णिमा यादव हो, रामशरण यादव की फैमिली हो, सब लोगों ने अंतिम में टका दिया। फिर यहाँ यादव राष्ट्रवाद पर चले जाते हैं कि नहीं मोदी ही अच्छे लगते हैं। फिर देखिए एक डर वह भी कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो डर है, जो बेगूसराय का हाल लोगों ने देखा है और लोगों ने सिवान का हाल देखा है कि किसानों की जमीन पर झंडा गड़ जाने का, तो वहां अंतिम समय में कुशवाहा मत जो बड़ी संख्या में बिखरे हुए दिख रहे थे, वो अब गोलबंद होते हुए दिख रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से कुर्मी मत मतलब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने कामयाबी हासिल की है। तो अब यहाँ चुनाव रोचक हो गया है और आमने सामने की लड़ाई है। जी जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, जिस तरह से हम लोग पहले मान रहे थे कि मधेपुरा की लड़ाई एक तरफा है, दिनेश चंद्र यादव को कोई मुकाबला नहीं होगा, और जी पटना से जो कैंडिडेट लाए जा रहे हैं, लेकिन आते आते मुकाबला आ गया, कांटे की लड़ाई हो गई। जी उसी तरह से पहले खगड़िया में लग रहा था कि कांटे की लड़ाई है, हम्म और बड़ी कांटे की लड़ाई है, जिसमें ये लग रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी का जो कैंडिडेट है वो पिछड़ भी सकता है। हम्म ये ऐसा साफ लग रहा था, और इसके कई जी कारण थे। एक तो बाहरी का बड़ा सवाल उठा था कि भागलपुर के व्यक्ति हैं ये राजेश हम्म वर्मा। हम्म निजी तौर पर राजेश वर्मा के कामकाज को लेकर के लोगों की शिकायतें थी, लोग नाराज जी रहते थे उनसे, कई हम्म कारणों से लोग नाराजगी अपनी नाराजगी जताते थे, लोगों को लगता था कि हम्म वो हम उनसे परेशान है, पीड़ित है। हम्म तो उस कारण से भी लग रहा था। फिर पहले चरण में जिस तरह से कुशवाहा वोट जिस अंदाज में टूटा था, कुशवाहा कैंडिडेट के पक्ष में गया था, खासतौर से नवादा और औरंगाबाद में, जी उसको लेकर के, और जो चिराग पासवान जी की जो दूसरी सीट थी, जो पहले चरण में जो एक सीट आई थी जमुई, वहां भी जिस तरह से कुशवाहा कोई वोट टूटने की खबर आई थी, तो हम्म उससे एक ऐसा माहौल बना था कि खगड़िया में भी कोयरी कुर्मी का वोट टूट सकता है, क्योंकि वहां तो कोयरी कैंडिडेट है। और हम्म एक पुराना संजय कुमार की एक लीगेसी है, उनके फादर वहां से एमएलए रहे हुए हैं, सीपीआई से, कम्युनिस्ट जी पार्टी के एमएलए रहे फादर उनके। तो हम्म उनकी एक लीगेसी है। कुशवाहा वोट तो ऐसा देखता है ना कि उसका नेता रहा है ये, कोई जी ऐसा नहीं है कि ऐरा गहरा है, ये नेता, इसके फादर भी एमएलए थे, ये भी हो सकता है एमपी। हम्म तो ये लग रहा था कि कुशवाहा उसके तरफ जाएगा। तो ये तीन फैक्टर जो हम लोग यहाँ से दिल्ली से देख रहे थे, वो तीन फैक्टर के आधार पर हम लोग सोच रहे थे कि लड़ाई वहां बहुत कांटे की होगी, और राजेश वर्मा के लिए लड़ाई आसान नहीं। हम्म अच्छा, महबूब अली कैसर भी चले गए थे चेन मौके पर, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी, तो एक स्ट्रेंथन हुआ था आरजेडी का जो अलायंस था, आरजेडी में बिल्कुल चले गए थे वो। उनके उनके पुत्र, उनका बेटा जो है सो वो यूसुफ सलाहुद्दीन, वो एमएलए है ही आरजेडी का। तो ये हम्म सारे फैक्टर से लग रहा था कि वहां आरजेडी, कांग्रेस और जो मुकेश सहनी की वीआईपी का अलायंस है, वो एक मजबूत अलायंस है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, और हम लोगों ने देखा कि पहले दो चरण में जो कमियां रह गई थी, उसे सबक लेकर के बीजेपी जेडीयू ने जिस तरह की मेहनत शुरू की, नीतीश कुमार घूमना शुरू किया नीतीश कुमार ने, और सम्राट चौधरी का तो चुनाव है, वो तो उनके घर का बिल्कुल चुनाव है, वहां के वो नेता हम्म है। तो हम्म उनको तो उस मैसेज को एकदम से कंट्रोल करना है जो नवादा औरंगाबाद से निकला है। अगर यहाँ खगड़िया में कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर पूरा बिहार हाथ से निकल सकता है, पूरे बिहार में वोट गड़बड़ हो सकता है। तो हाँ, नहीं, उन्होंने भी हमने पूरा देखा अपने भी को कि रोड शो पिछले किया। कई दिनों से सम्राट चौधरी की जो कोर कमेटी है, वह खगड़िया में ही डेरा डंडा डाले बैठी है और चुनाव सम्राट चौधरी वहां कहीं नहीं रहे हैं कि राजेश वर्मा लड़ रहे हैं, वह कह रहे हैं सम्राट चौधरी लड़ रहा है और मैसेज दिया जा रहा है कि भविष्य का मुख्यमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, और है ये बात कोई ऐसा मतलब गलत बात, वो तो बना रखा है उनको। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद उनकी शपथ हुई, नंबर 2 हैं ही वो, ऑलरेडी नंबर 2 जी हैं घोषित रूप से। हम्म, और हम्म, बीजेपी के तो सर्वे सर्वा है नेता यहाँ बिहार के। तो इसका एक एडवांटेज है। देखिए, जिस जाति में सत्ता की आकांक्षा है, चाहना है, उसको दिख रहा है कि हम एक एमएलए एक एमपी बनाए यहाँ से, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। कम्युनिस्ट जी पार्टियों के तो कितने ही एमपी जीत रहे हैं, हम्म। कितने जीत ही रहे हैं, दहाई में संख्या पहुंच नहीं रही है, पिछली बार तो दहाई में संख्या नहीं पहुंची। और तो फिर वो ये, विवादास्पद बयान आ गया कि हम धारा 370 को लागू कराने की वकालत हाँ, करेंगे। फिर से वापस ये बहाल करेंगे। तो ये जी एक इशू है जिसकी वजह से कुशवाहा वोट, सम्राट चौधरी की मेहनत, उनका अपना अपनी प्रतिष्ठा, नीतीश कुमार की मेहनत प्रतिष्ठा, ये सब मिलाकर के कोयरी कुर्मी एकजुट हुआ। और ये राष्ट्रवाद की बात जो आप कहते हैं मुसल यादवों के मन में, वो जी भी हो जाता है। एक तो राष्ट्रवाद हो जाता है, और दूसरे जो पिछली बार और सीट उनको लग बचाने रहा की है ना चिंता कि थी, वो अभी भी इस बार भी यदि सीट अभी ये बचाने की चिंता है। उनको लग रहा है कि यदि अब ये जीत गए तो हाँ, भविष्य में भी यादवों का कुशवाहा की सीट सीट, नहीं रह जाएगा। जी हाँ, वही कुशवाहा की सीट हो जाएगी। और जी कुशवाहा भी उतनी ही मजबूत जाति है वहां जितने यादव हैं। तो हम्म वो एक मजबूत जाति है, और उसकी सीट हो जाएगी। ये सब, हर जाति, हर पार्टी उसको सीट देगी। तो ये वाला फैक्टर भी आ गया। तो जो जी दो वोट, जो सबसे बड़ा पिछड़ी जाति का जो दो वोट जिसको माना जा रहा था कि एक तो यादव पूरी तरह से जाएंगे हम्म सीपीआई आरजेडी मतलब अलायंस की तरफ, और कुशवाहा का वोट भी जा सकता है जाति की वजह से, बिल्कुल ये दोनों होता नहीं दिख रहा है।
कुछ तो वोट निश्चित रूप से जाएगा, हाँ, हाँ। लेकिन जिस तरह से चुनाव जीतने लड़ने के लिए जिस तरह की चीजें होनी चाहिए वो नहीं हुआ। और बाकी जो दूसरे वोट हैं, जो बीजेपी हुँ, का कोर वोट है, जेडीयू का कोर वोट है, फॉरवर्ड का और अति पिछड़ी जातियों का, वो वोट फिर आएगा यहाँ, वो वोट तो आएगा। ऐसे भी लेफ्ट पार्टीज के रिएक्शन में वो वोट ज्यादा पोलराइज होता है, जो मिडिल क्लास का और बिल्कुल। फॉरवर्ड का और वैश्य का जो वोट होता है वो ज्यादा पोलराइज होता है। तो वो पोलराइज होगा। तो खगड़िया में चुनाव, जहां मधेपुरा में पहले एक तरफा लग रहा था, लड़ाई हो गई नजदीकी, खगड़िया हुँ, में लड़ाई कांटे की दिख रही थी, लेकिन उसमें अब लग रहा है कि थोड़ा कंफर्टेबल चिराग जी, पासवान का कैंडिडेट हो सकता है। मतलब इस तरह अभी की बिल्कुल, स्थिति, बिल्कुल। अब कल पोलिंग होगी, पोल परसेंटेज क्या रहता है, किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जी, तो चलिए खगड़िया से आगे बढ़ते हैं झंझारपुर। झंझारपुर में क्या होगा? देखिए लड़ाई तो देखिए करीबी होती जा रही है और झंझारपुर में रामप्रीत मंडल मौजूदा सांसद जेडीयू के, बहुत ही ज़्यादा विरोध है, बहुत ही ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी को भी बात समझ में आ गई कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने देखा कि पिछले कई दिनों से बीजेपी ने और जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने चुनाव को अपने हाथों में ले लिया। अब रामप्रीत मंडल के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। भूल जाइए रामप्रीत मंडल, वोट दे दीजिए मोदी को, वोट दे दीजिए नीतीश कुमार। अब मोदी और नीतीश कुमार की बात हो रही है तो लोग शांत हो जा रहे हैं और ये आश्वासन भी लेना चाहते हैं कि अगली बार नहीं। लेकिन यहां लड़ाई वीआईपी के सुमन महासेठ और तीसरे कोण पर बसपा के गुलाब यादव। सुमन महासेठ के साथ वैश्य समुदाय के लोग भी दिखाई पड़ने लगे हैं, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। मल्लाह जाहिर तौर पर, यादव और मुसलमान। तो यहां भी कमोबेश स्थिति नवादा वाली हो गई है। तीन लोगों की लड़ाई। गुलाब यादव भी कमजोर नहीं है, चूंकि उनकी पत्नी विधान पार्षद हैं। त्रिस्तरीय प्राधिकार तो कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां नहीं। लेकिन यहां भी लड़ाई अब रामप्रीत मंडल के खिलाफ जो गुस्सा है, लोग कितना थूक देते हैं और लोग मोदी और नीतीश के नाम पर कितना वोट दे देते हैं, यही स्थिति वहां है। अजीत जी। देखिए, ये जो 5 सीटें जा रही हैं कल चुनाव में, मतलब 7 जी, मई को जिन 5 सीटों पर चुनाव है, उसमें झंझारपुर एकमात्र सीट है जहां त्रिकोणात्मक लड़ाई है। बाकी 4 सीटों जी, पर तो आमने-सामने की लड़ाई है। ये बिल्कुल। एकमात्र सीट है जहां त्रिकोणात्मक लड़ाई है, और यहाँ हम्म, भी आमने-सामने का चुनाव होते-होते रह गया। हम सब लोगों को पता है कि गुलाब यादव को टिकट लगभग मिल गया था, बिल्कुल। महागठबंधन का वो वीआईपी हम्म, के उम्मीदवार हो गए थे लगभग, लेकिन इन मौके पर उनकी टिकट कट गई और सुमन महासेठ आ गए, जो भारतीय जनता पार्टी हम्म, के साथ जुड़े हुए थे, और अभी भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है उनको पार्टी से। जी, वो एमएलसी भी एमएलसी भी हैं वो। ये दो हम्म। एमएलसी का भी मामला आ गया, जैसे वो भी एमएलसी, सुमन महासेठ भी और गुलाब यादव की पत्नी भी। तो ये एक वो भी फैक्टर यहाँ प्ले में रहेगा। लेकिन और हम लोग क्या, झंझारपुर में एक और बात शुरू हो गई। देखिए जैसे ही कल सुमन महासेठ को निकाला, जो कुशवाहा जाति वाली बात हो रही है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने सुमन महासेठ को निकाल दिया, पवन सिंह को कब पवन निकाल रहे सिंह, हैं? हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्या उपेंद्र कुशवाहा को हराने का इरादा है? तो बिल्कुल, ये बात झंझारपुर में भी कुशवाहा है, तो कहीं यह गुस्सा भड़का तो और परेशानी हो सकती है। है। ये गुस्सा, इस गुस्से का खामियाजा औरंगाबाद में सुशील सिंह को भुगतना पड़ा है। पवन जी, सिंह का जैसे नाम आया, वहां कुशवाहा एकदम एकजुट हो गए कि भाई बीजेपी पवन सिंह पर कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग यहाँ हरवाएंगे बीजेपी के कैंडिडेट को। तो ये जी, इस तरह की चीजें करती हैं, ट्रेवल करता है, बातें तो आजकल ट्रेवल करती है, सब जगह पहुंच जाती है बिल्कुल। बात, सब जगह की सारे समीकरण से लोग अवेयर रहते हैं। तो हुँ, वो हो सकता है कि कुशवाहा का वोट यहाँ भी, अब तो मेहनत जो करनी थी सो कर चुके सब लोग, अब तो जो मैसेज निकलेगा उसी मैसेज से आगे होगा। बिल्कुल। झंझारपुर में क्या स्थिति है कि जैसे गुलाब यादव पिछली बार भी लड़े थे, तो चुनाव एक तरफा हो गया था, गुलाब यादव को सिर्फ हुँ, 26-27% वोट आया था। हुँ, वोट ज्यादा वो नहीं ले पाए थे, जबकि आमने सामने का चुनाव था। तो जी, उससे वो, उनके साथ ये है कि जितना वोट उन्होंने पिछली बार लिया था, अगर उस तरह का वोट उनके साथ चला जाता है, उसका 50% भी वोट चला जाता है, तो रामप्रीत मंडल की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो फैक्टर सोचते थे कि जो विनोद विनोद यादव के लिए जो फैक्टर सोच रहे थे, हम लोग नवादा में बातचीत जी, किया है हम लोगों ने कई हुँ, बार उसको लेकर के, वो यहाँ हुँ, ज्यादा फैक्टर स्ट्रांग है, क्योंकि गुलाब यादव काफी स्ट्रांग है उनके मुकाबले। विनोद यादव तो अपना, हुँ, उनको उनके पास ताकत उनके भाई की है, अपनी ताकत जो भी है उनकी, यहाँ गुलाब यादव की अपनी ताकत है।
और दूसरा उनके साथ ये स्थिति है गुलाब यादव के साथ कि वो उनकी पत्नी भी है वहाँ एमएलसी, तो वो उन्होंने राजनीति जी। लगातार करते रहे हैं वो, और इसके लिए हुँ, लगभग तैयार थे कि हमको हो सकता है कि दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़े। तो इसका जी। एक उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। तो हुँ, अगर वो और बहुजन समाज पार्टी के टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक फैक्टर इसकी वजह से, एक पार्टी का नाम होने की वजह से भी आदमी निर्दलीय के बजाय, अब पार्टी का नाम है तो थोड़ा मजबूत हो जाता है, वो थोड़ा मजबूती दिखने लगती है। कितना हो जाता है जी। वो नहीं कह सकते हम लोग। तो हुँ, वो गुलाब यादव कितना वोट काटते हैं, क्योंकि वो हुँ, कोर वोट है महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का जो कोर वोट है वो यादव मुस्लिम का है, उसी पर सारी पॉलिटिक्स हो रही है। बिल्कुल। उसमें से वो वोट कितना लेते हैं। और हुँ, दूसरा कि इनकी जितनी तस्वीरें वायरल हुई हैं खाकी निकर में सुमन महासेठ की, उसकी वजह से मुसलमान कितनी दूरी बनाता है ये लेकिन खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने इस दूरी को पाट दिया है क्योंकि बगल में अली अशरफ फातमी उम्मीदवार हैं और एक मिराज आलम मेयर वाला जो इलेक्शन था उसको भी लेकर जो कई तरीके की बातें हो गई और वैसे यदि आ गए मल्लाह आ गए तो फिर लड़ाई तो ठीक ही ठाक हो जाएगी। नहीं, लड़ाई ठीक हो जाएगी ज्ञानेश्वर जी, लेकिन फिर हम हमारा ये है कि जो उत्साह मुसलमान में नहीं आएगा। जी। हुँ, सुमन हुँ। महासेठ को जिताने का उत्साह मुसलमान में नहीं होगा, नहीं जैसा आएगी। हमको भी लग रहा है, और यादव जी। में भी नहीं होगा। तो हुँ, जो दोनों कोर वोट है वो हुँ, उत्साह के साथ वोट करने नहीं जाएगा सुमन महासेठ के लिए। हुँ, हुँ, और दूसरे, सुमन महासेठ अगर आरजेडी के भी कैंडिडेट होते तब हो सकता था कि सब लोग अपना जो पुरानी चीजें हैं पूर्वाग्रह छोड़ करके इनके लिए जाते। वो हुँ। वहां वीआईपी के कैंडिडेट है। जी। तो उसके लिए भी क्यों जान प्राण दे यादव भी और मुसलमान भी। ये हुँ, तो खतरा है ही ना कि मान लीजिए कि किसी तरह के 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कोई जीत भी गया तो कितनी देर साथ में रहेगा ये कौन जानता है। हुँ, हुँ। आरजेडी का तो अपना एक ऑरा है, एक कमिटमेंट है। आरजेडी के जो जीतते हैं एमएलए एमपी टूटते नहीं है जनरली, बहुत कम ही हम लोगों बिल्कुल। ने सुना है, हुँ। अभी सुना है हम लोगों ने। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी के तो 4 एमएलए जीते थे, जिसमें एक का निधन हो गया और 3 लोग चले गए बीजेपी में। बीजेपी ने और तोड़ ये तो लिया। हाँ। बीजेपी से ही आए हुए हैं। तो ये हुँ। जीत भी गए तो कितनी देर तक रहेंगे, और हार भी गए तो कितनी देर तक रहेंगे मुकेश लेकिन सहनी के साथ, कौन गारंटी। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव ने पसीना बहुत बहाया। देखिए जब इतना दर्द था तब भी वहां गए और मुकेश सहनी के सामने कहा कि भाई मुकेश सहनी ने कहा कि मंत्री बन जाएंगे। तो ये सारी बातें वहां लुभाने की कोशिशें की गई। हाँ, वो ठीक है, वो तो करता ही है, करते ही हैं लोग। जी। लेकिन देखिए, रामप्रीत मंडल के लिए बहुत नाराजगी है वहां लोगों की, और एकदम अगर अगर इन लोगों ने ब्लैंकेट टिकट रिपीट करने का सिद्धांत नहीं अपनाया होता नीतीश कुमार ने, तो निश्चित रूप से टिकट कटती उनकी। बिल्कुल। उनके बारे में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत खराब उनके बारे में फीडबैक था। लेकिन इसके बावजूद अति पिछड़ा उनके साथ है, कोयरी कुर्मी उनके साथ है, फॉरवर्ड का वोट उनके साथ है। और यहाँ वोट बट रहा है, कोर वोट गुलाब यादव के लड़ने की वजह से, जी, बाकी सारी चीजों को हम लोग कंसीडर करते हैं। अति पिछड़ा का वोट तो इतना है कि वो अकेले ही किसी को जिता वही सकता किसी को जिता सकता है, ठीक बात है, है। जी। और उसके कैंडिडेट है वो। तो जी। उसके कैंडिडेट है वो, तो इसकी वजह से इसके पहले भी जो वीरेंद्र प्रसाद वहां से जीते थे तो वीरेंद्र उसके अति चौधरी। पिछड़ा वोट से ही जीते थे वीरेंद्र चौधरी। बिल्कुल। और कौन सा वही हुँ, वोट था उनके पास, अति पिछड़ा का ही हुँ। वोट था, जीत रहे थे तब। मंगनीलाल मंडल भी लड़े थे और जी। गुलाब यादव भी लड़े थे। कोई ऐसा नहीं है कि वहां वोट का कोई समीकरण बहुत नहीं बिगड़ रहा है, और हुँ, हुँ। महागठबंधन का ही वोट बट रहा है या उदासीन होगा। ये भी कल चलिए पता तो चलेगा कुछ सीट पर वोटिंग जी। कितनी होती है। आगे चलते हैं। देखिए सुपौल, दिलकेश्वर कामत मौजूदा सांसद जेडीयू के और सामने से चंद्रहास चौपाल। यहाँ आरजेडी ने एक प्रयोग किया कि एक सामान्य सीट पर एक दलित चौपाल जाति के नेता को उम्मीदवार बनाया गया। यहाँ तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे थे जो पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से टिकट की आस में थे। बैद्यनाथ मेहता रिटायर्ड नहीं बीआरएस लिया था, आईआरएस पदाधिकारी, लेकिन वो तीसरा कोण बना नहीं पाए। यहाँ लड़ाई सीधे दिलकेश्वर कामत और चंद्रहास चौपाल की है और लोग कह रहे हैं कि जेडीयू इस सीट के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हाँ, तो होना चाहिए है। सुपौल में वही बात है जो हम मधेपुरा में कहे, सुपौल भी जी। वो सीट है जहाँ 54-55% वोट जो है बीजेपी जेडीयू का है। वो जी। 2014 में भी था जब अलग अलग दोनों लड़ रहे थे, और जब साथ में आके 19 में लड़े तब भी उतना वोट है, 53-54% वोट उनका होता है। तो हम्म। वो है। ये एक प्रयोग आपने ठीक कहा कि ये विधायक भी हैं वहां से, जो जी। सिंहेश्वर सिंहेश्वर से। विधानसभा की सीट है, सिंहेश्वर से वो विधायक भी हैं चंद्रहास चौपाल, जिनको उतारा है हम्म। वहां। लेकिन ये ऐसी सीट है, अब पता नहीं अगर यूज किया होता, अगर अगर पप्पू यादव आ गए होते, महागठबंधन का हिस्सा होते, कांग्रेस की तरफ से होते और वहां कैंपेन कर रंजीत रहे रंजन आ होते। जाती। हाँ, रंजीत रंजन जाती और वो पप्पू यादव, तो पता नहीं क्या सीन बनता। हो सकता है चूंकि जी। रंजीत रंजन वहां से एमपी रही हैं उस सीट से, पिछली बार वो 14 में ही वहां से जीती थी, उसको डिफाई करके, मतलब मोदी वेव को डिफाई करके वहां से जीती थी, मोदी की लहर के बावजूद। तो इस वो नहीं है, वो सीन नहीं है। अगर वो होता हम्म। तब अलग बात होती।
और कैंडिडेट ऐसा उतारा है जिसका पूरे 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस तरह की पहुंच नहीं है, असर नहीं है, या समय नहीं मिला। अगर पहले से जी काम किया होता कोई आदमी तो हो सकता था कि उसको समय वहां मिला होता तो स्थितियां अलग होती, लेकिन अभी उस हिसाब से दिलकेश्वर कामत की स्थिति कंफर्टेबल दिख रही है हमको भी। बिल्कुल। अभी आपने देखिए पप्पू यादव की बात कह दी। पप्पू यादव का चुनाव तो खत्म हो चुका, लेकिन ऐसा लगता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस की ओर से इस बात का संकेत दिया गया है कि बिहार में और कहीं आप चुनाव प्रचार मत कीजिए, ताकि कोई संदेशा न जाए। वे धनबाद पहुंचे हैं और खबर ये भी है कि उन्हें कहा गया है कि आप अधिक पसीना दिल्ली में कन्हैया कुमार के लिए लगाइए, फिर रायबरेली और अमेठी भी जाइए, बिहार से थोड़ा दूर रहिए। ये कांग्रेस का आंतरिक संदेशा है। मुझे इस बात की आहट है पप्पू यादव के बारे में। अजीत जी, खैर चलिए आगे चलते हैं, अररिया सीट की बात करते हैं। अररिया में भी लड़ाई सीधे शाहनवाज आलम, आरजेडी के कैंडिडेट, तस्लीमुद्दीन के बेटे और मौजूदा सांसद बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह के बीच है। देखना यहां होगा कि यादव मत तेजस्वी यादव के कहने पर जाता है या फिर उन्हें लगता है कि नहीं, हमें मुसलमानों के खिलाफ वोट करना है, हिंदू ध्रुवीकरण पर ध्यान रखना है। और इसी कारण 2019 में भी प्रदीप कुमार सिंह चुनाव जीते थे। शाहनवाज आलम विधायक भी हैं, एआईएमआईएम से विधायक बने थे, बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। एआईएमआईएम वालों का गुस्सा भी थोड़ा है शाहनवाज के प्रति। तो अररिया 5वीं सीट। अजीत जी, देखिए, अररिया ये एकमात्र सीट है जो बीजेपी की सीट है। जी ये बीजेपी की सीट है, बाकी तो सब दूसरी जेडीयू और एलजेपी की सीटें हैं। तो बीजेपी की सीट जहां भी है वहां लड़ाई बिल्कुल एक डिफरेंट टर्न ले रही है। आप बिल्कुल। देखिए, अररिया प्रधानमंत्री भी आए, चुनावी सभा करके गए अररिया में। तो जी जहां बीजेपी की सीट है वहां का चुनाव दूसरा टर्न इसलिए लेता है क्योंकि वहां फिर छोटी छोटी चीजें, जो जाति वाली चीज है, वो भी अररिया जैसी सीट पर जहां 40-42% मुस्लिम आबादी है, तैतालीस वहां कुछ प्रतिशत 45%, वही पूरे पूर्णिया डिवीजन में 42% है, अररिया में हाँ, तो यहाँ ज्यादा ही है। 43%। जी हाँ, 43%। 43% है। तो इस वजह से जो है यहाँ दूसरे फैक्टर काम नहीं करेंगे। देखिए, जी बीजेपी के भी एक नेता है, हमको नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कोई यादव है, जनार्दन यादव या कुछ इस तरह के, जो उन्होंने किसी को कोई एक कैंडिडेट खड़ा करके, वो बीजेपी से काफी नाराज चल रहे हैं। बीजेपी के ही नेता हैं, हमने उनके बारे में सुना कि वो कोई दिल्ली से जो लोग गए हुए थे, यहाँ से दिल्ली से जर्नलिस्ट जो लोग गए थे, वो लोग मिले वहां, उनकी जी रिपोर्ट आ रही थी कि वो नाराज हैं और कुछ सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो चीज होगी नहीं, क्योंकि वहां एक तो बीजेपी का कैंडिडेट है, 43% मुस्लिम आबादी में मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ वो लड़ रहा है। पिछली बार भी जीत हार का अंतर देखिए बाकी 4 सीटों के मुकाबले अररिया में कम था। अररिया जी में क्लोज फाइट हुई थी, इसी वजह से हुई थी क्योंकि मुस्लिम वोट पूरी तरह से एक तरफ गया था और उसकी प्रतिक्रिया में जो हिंदू वोट है वो प्रदीप सिंह के साथ गया था। ये 5वीं बार हमको ध्यान आ रहा है जहां तक कि लड़ रहे हैं प्रदीप सिंह वहां। तो इस बार भी पोलराइजेशन होगा और दूसरा बिल्कुल फैक्टर वहां गौण हो जाएगा, कास्ट का जो फैक्टर है, वो तेजस्वी यादव चाहे कितनी भी मेहनत करे, वो कास्ट का फैक्टर गौण हो जाएगा। वहां की पिछड़ी जातियां हो, फॉरवर्ड हो, यादव हो, वो इसी लाइन पर वोट पड़ेगा। अब जी देखना यह है कि वोटिंग का परसेंटेज क्या रहता है, वोट बिल्कुल। निकलता कितना है, क्योंकि शाहनवाज का वोट निकलेगा। उनके हुँ, भाई भले नाराज रहे हों, और उनकी एक रोते हुए वीडियो भी आई थी, जो जी, सरफराज जो जिनका नाम है वो पहले, जी, लेकिन पहले सांसद भी हुए। उनकी, हाँ, पहले सांसद भी, उनका कोई वो नहीं होगा, ये उसका तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन वो वोट निकलेगा, मुस्लिम वोट जी, निकलेगा, पूरी ताकत से निकलेगा वोट करने। उसकी प्रतिक्रिया में बाकी बीजेपी का वोट कितना निकलता है, मशीनरी कितनी काम करती है, वोट बूथ पर लोग कितने पहुंचते हैं। देखिए, पिछली बार भी इन 5 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वाली सीट है अररिया, यहाँ जी, लगभग 63% पोल हुआ था। तो हुँ, उसके हिसाब से अगर फिर उसी तरह का अगर लोग उत्साह दिखाते हैं, पोल परसेंटेज से पता चल जाएगा इस चुनाव का, अररिया के चुनाव का पोल परसेंटेज से पता चल जाएगा रिजल्ट। हम लोग कल इसका रिजल्ट बता सकते हैं पोल परसेंटेज के हिसाब से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने 5 सीटों की बात की। कल जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो फिर से चर्चा करेंगे कि जो उम्मीदें थी, जो रुझान आ रहे थे कि हाँ मतदाता इस ओर जा सकते हैं, वे आखिर गए किस ओर। तो कल शाम फिर मिलेंगे हम लोग। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।